तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हमारी वीडियो नंबर है सेकंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो ठीक है, तो देखो आज का हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे किसी भी फर्म की। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो एक बार और बता देता हूं कि गुडविल की जो कैलकुलेशन की जाती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसके पीछे एक ही पर्पज होता है कि जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है या जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो पार्टनर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ध्यान रखना किस पर्पज के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओनली फॉर कंपनसेशन। और किसको कंपनसेट करेगा, जिस भी पार्टनर को नुकसान हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है, इस पर्पज के लिए हम गुडविल क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ठीक है, तो देखो वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, एक बार बताता हूं गुडविल को कैलकुलेट करने की। ठीक है, अगर देखो गुडविल की, देखो पहले थोड़ी थ्योरी करा देता हूं वरना फिर आप बोलोगे थ्योरी कराते नहीं। देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल मीन्स गुड नेम, या बोल सकते हैं रेपुटेशन, या बोल सकते हैं फेम ऑफ फर्म। इसका मतलब जो भी फर्म किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज में वो डीलिंग करती है, जिस चीज का ट्रेडिंग बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग मार्केट में उस पार्टिकुलर फर्म की क्या इमेज है, क्या बोल सकते हैं हम, इमेज बोल सकते हैं कि उसकी रेपुटेशन क्या है, कि कस्टमर उसके बारे में क्या सोचते हैं, सप्लायर उसके बारे में क्या सोचती है, आसपास का एनवायरमेंट सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है, तो उसकी इमेज कैसी बनी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता हूं टाटा, तो टाटा नाम याद करते हैं आपको बहुत सारी चीजें याद आती है कि भाई टाटा की गाड़ी आती है, टाटा टीसीएस नाम से चलाती है, टाटा का नमक भी आता है, टाटा की चाय भी आती है, ये टाटा का वो टाटा का, मतलब एकदम रेपुटेटेड नाम आपके माइंड में आता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ रिलायंस, तो सीधा आपके माइंड में आता है कि भाई रिलायंस के बहुत सारे स्टोर्स वगैरह होते हैं, अंबानी जी इसके वो हैं, ये इसकी रेपुटेशन आपके माइंड में अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन मैं ऐसे किसी का नाम ले दूं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप बोलोगे ये कौन सी फर्म है, क्या कंपनी है, क्या बिजनेस है, हमें तो कुछ आता पता ही नहीं है। तो रेपुटेशन का सिंपल मतलब होता है कि मार्केट के अंदर एक पार्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की या फर्म की या सोल प्रोप्राइटर से क्या रेपुटेशन चल रही है। और ये रेपुटेशन बनती कैसे है, रेपुटेशन घर बैठे नहीं बनती भाई साहब। रेपुटेशन के लिए क्या चाहिए, हमको हार्ड वर्क चाहिए, सालों की क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स लगाने पड़ते हैं आपको मार्केट में, तब जाके आपने बताया। ऐसे नहीं कि पहले ईयर में आपने लिया मार्केट में सेटअप किया अपना बिजनेस और पहले ही साल में सबको पता चल गया कि आप ये हो, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ पता ही चलता। ये पार्टनर्स का हार्डवर्क होता है। और जो गुडविल क्रिएट होती है वो नंबर ऑफ ईयर्स में जाके क्रिएट होती है। तो ये कह सकते हैं कि गुडविल क्रिएशन है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये ध्यान रखना, गुडविल क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा इसमें से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि टेंजिबल एसेट है कि लाइबिलिटी है। तो हमें पता है कि टेंजिबल क्या हमारे लिए एसेट्स है, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। और कौन से टाइप की एसेट है, इनटेंजिबल नेचर की एसेट है। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसको हम देख और टच नहीं कर सकते हैं। तो एसेट कौन सी आपकी इनटेंजिबल नेचर की एसेट होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए एमसीक्यू पॉइंट से इनटेंजिबल नेचर की एसेट होती है। ठीक है, तो इसके बाद देखो अब गुडविल के दो टाइप की होती है। गुडविल के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो गुडविल के प्रकार होते हैं, एक तो होती है परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये आपको ध्यान रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, वन इज परचेज गुडविल एंड अनदर इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो इसमें मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, नाम से चल रहा है परचेज गुडविल, इसका मतलब ये आपने किसी ना किसी से खरीदी है। और सेल्फ जनरेटेड मतलब ये आपने अपनी मेहनत से खुद गुडविल क्रिएट की है मार्केट के अंदर। तो जनरली जो परचेज गुडविल है वो कब आपको मिलती है, जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं। जब आप किसी का बिजनेस करते हैं, परचेज करते हैं, तब आपको गुडविल भी साथ में क्या करनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का छोड़ो, जोमेटो आपने नाम सुना होगा। आई होप सभी के फोन में ये ऐप जरूर मिलेगा जोमेटो की, हमें पता है कि इससे फूड डिलीवर या ऑर्डर कर सकते हैं हम। तो जोमेटो ने एक परचेज किया जस्ट फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट। अब देखो ब्लिंकिट के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो ब्लिंकिट भी वही काम करता है जो जोमेटो करता है, लेकिन ये फिलहाल जो है बड़े बड़े शहरों में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेवाड़ी से हूँ,
हरियाणा तो रेवाड़ी में ब्लिंकिट नाम का कुछ नहीं है, लेकिन आप गुड़गांव चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे तो वहां पे ब्लिंकिट नाम की आपकी चीज मिल जाएगी। इसका भी काम होता है, ये फास्टेड बोलता है कि मैं सबसे फास्टेड डिलीवरी करके दिखाता हूँ, जोमेटो से भी फास्ट। तो जोमेटो ने इसको परचेज किया, तो इसकी एसेट्स को भी परचेज किया होगा और इसकी जो लाइबिलिटीज है उसको भी परचेज किया होगा। ठीक है, एक तो ये परचेज कर लिया। परचेज का टाइम ब्लिंकिट बोलेगा कि हमने मार्केट में नाम बना रखा है, कि दिल्ली वाले लोग जानते हैं कि ब्लिंकिट क्या है, इससे फूड डिलीवरी या फूड ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत जल्दी आ जाता है। तो जोमेटो वाले से बोले कि आपको दोबारा नाम क्रिएट करने में, अपनी रेपुटेशन बनाने में, अपना फेम बनाने में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क की जरूरत नहीं, हमारा एज इट इज नाम यूज करो, ऑलरेडी हमने कस्टमर बना रखे हैं। तो वो साथ में किसके भी पैसे मांगेगा, गुडविल के भी पैसे मांगेगा। तो उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, की ये गुडविल आपने खरीदी। और जनरली जनरली आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके साथ आपके पास गुडविल भी आती है। जैसे एग्जांपल देखो, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नेट एसेट। तो आपको पता चला कि नेट एसेट जो है वो किसी भी बिजनेस की कितनी है, 5 लाख है, लेकिन वो बिजनेस आपसे कितना मांग रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को 6 लाख रुपए चाहिए। तो इसका मतलब 5 लाख तो आप किसके दे रहे हो, उसकी जो आपने एसेट लायबिलिटी परचेज की उसके दे रहे हो, और 1 लाख रुपए फालतू के और दे रहे हो, तो वो 1 लाख क्या हो जाएगा आपके लिए, गुडविल का काम करेगा। तो परचेज गुडविल आए आप समझ गए होंगे। तो परचेज गुडविल का मतलब होता है कि आपने वो किसी से खरीदी है, और खरीदी है इसका मतलब क्या है कि आपने उसके लिए कोई ना कोई, अगर टेक्निकल टर्म की बात करें तो आपने उसके लिए क्या पे किया है, कंसीडरेशन पे किया है, या आम भाषा में बोले तो पैसे दिए हैं। ठीक है। दूसरा देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो ये क्या होती है, क्रिएटेड बाय ओन। ठीक है, क्रिएटेड बाय ओन, कि जिस पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म स्टार्ट किया, उन्होंने खुद ही मेहनत की है, खुद ही हार्ड वर्क किया, और बहुत सारी साल के बाद उनकी मार्केट में जाके गुडविल क्रिएट हुई है, ऐसे ही गुडविल क्रिएट नहीं होगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो हमने अकाउंटिंग में क्या सीखा था, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, कि उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करना है विच इज मॉनेटरी इन नेचर। मॉनेटरी इन नेचर, या जिसके लिए हमने कोई ना कोई पैसा दिया है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम गुडविल को परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दे रहे हैं, लेकिन ये खुद से हमने जनरेट किए, इसके लिए तो हमने किसी को कुछ भी पैसा दिया नहीं है। अगर दिया तो आप बताओ, इसका मतलब इसके लिए कोई भी कंसिडरेशन हमने पे नहीं किया। तो अब क्या करें, तो जो परचेज गुडविल है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई भी हमने कंसिडरेशन पे नहीं किया, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट में जाता है। बुक के अंदर रिकॉर्ड किसको करेंगे, ओनली विच इज परचेज गुडविल, जिसके लिए आपने कोई ना कोई कंसिडरेशन पे किया। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड या बुक्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर कहीं पे भी शो नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसे बोल रहे हो, कि भाई साहब आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं हम ऐसे नहीं बोल रहे। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बारे सुना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एक 26 इनटेंजिबल एसेट्स का, इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से है, इनटेंजिबल एसेट्स के नाम पे है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज बताई गई है कि परचेज के लिए हम परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं, इसलिए इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और सेल्फ जनरेटेड के लिए हमने कोई परचेज कंसिडरेशन पे नहीं किया, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपको दो चीज रखनी है, इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड नहीं करते। जनरली बिजनेस परचेज करते हैं किसी का, तब हमारे साथ आती है, ये खुद से ही क्रिएट की जाती है, इसके लिए हम परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं, इसके लिए परचेज कंसिडरेशन पे नहीं करते, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, इसको नहीं करेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा, इंटेंजिबल एसेट का 26 है। तो ऐसे दो चार आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 3rd है, कैश फ्लो के लिए, वो आएगा बाद में, एक दो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे वैसा। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। उसके बाद है कि भैया कौन कौन से फैक्टर्स है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कि गुडविल जनरेट करने के लिए उन वो फैक्टर आपको अफेक्ट करेंगे, हेल्प भी कर सकते हैं और आपसे नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस का नेचर, कि बिजनेस किस टाइप का, आपका बिजनेस इस टाइप का है कि आप सीधा डीलर से कांटेक्ट करते हैं, या सीधा कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं, या फिर ऑनलाइन आपका बिजनेस है, या फिर ऑफलाइन आपका बिजनेस है, या आप चाइल्ड कैटेगरी में हैं, या आप
यंग कैटेगरी में, या फिर मैं कह सकते हैं मैन कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी, इस टाइप का आपका बिजनेस है, या फिर रेगुलर चीजें बनाते हैं, या गारमेंट्स बनाते हैं, या बड़ी चीजें बनाते हैं जिनका अलग ही बेस है, ये सब चीजें बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो जितना बिजनेस कस्टमर से कनेक्ट करेगा वो उसका गुडविल उतनी अच्छी होगी, और जो थोड़ा सा कस्टमर से कनेक्शन कम रखता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन या इनडायरेक्टली वे में बिजनेस करता है, तो उसकी गुडविल उतनी ही कम होगी, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, साइज ऑफ बिजनेस बोल सकते हो आप। अगर बिजनेस आपका बहुत बड़ा है तो सीधी सी बात है कि आपकी गुडविल भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर साइज ऑफ बिजनेस छोटा है तो आपकी गुडविल उतनी ही कम होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपके पास में किराना शॉप होती है, तो उसको कौन जानता है? उसको सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उसके आसपास वाले लोग होते हैं, जो आसपास रहते हैं। जो दूर वाले लोग होते हैं, जो दूसरी सिटी को, तो जानते नहीं होंगे। लेकिन मैं बात करूं भाई, टाटा कौन जानता है? भाई टाटा को तो सब जानते हैं। झुंझुन वाला कौन जानता है बताओ? और झुंझुन वाला जो कॉमर्स रिलेटेड बच्चे हैं उनको पता होगा कि झुंझुन वाला कौन है, या किसी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी एक पर्सन है। तो ये मैटर करता है साइज के ऊपर, कि साइज कितना बड़ा है आपका। ठीक है। थर्ड हम बोल सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर बात होगी आपकी कि प्रोडक्ट कैसा है। देखो, 12th में हो गए तो थोड़ी चीजें आप खुद ही एक्सप्लेन कर लो। ठीक है। प्रोडक्ट कैसा है आपका, लोकेशन आपका डिपेंड करेगा कि किस लोकेशन बना रखा है। अगर आपने ऐसी लोकेशन बना रखा है जहाँ पे कस्टमर इजीली अप्रोच कर सकते हैं, तो आप भूल जाता हो कि ऐसी लोकेशन बना रखा है कि कस्टमर रीच ही नहीं कर पा रहे, कस्टमर उस लोकेशन पे जा ही नहीं पा रहे हैं, तो आपकी गुडविल कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं, कभी भी देखना वो सिटी के सेंटर पॉइंट पे बनाए जाते हैं, या वहां पे बनाए जाते हैं जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे नहीं कि किसी भी गांव में उठा के मॉल बनाए, वहां पे तो लोगों की रीच नहीं होगी, वहां पे कस्टमर बेस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और बताना चाहें तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, तो ये सब चीजें काम करती है जो गुडविल को अफेक्ट करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स की, कि कौन कौन से मेथड्स है जो हमें 12th क्लास में जनरली सब जगह वही पढ़ते हैं कि जिससे हम गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो मेथड्स ऑफ गुडविल, तो देखो जनरली तीन ही मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, उसके बाद वन बाय वन सबको खत्म करेंगे, सबको डिटेल में देखेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो जनरली ये आपको तीन मेथड पढ़ने हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। अब देखो, एवरेज में भी दो तरह के आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है सिंपल वाला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक आपको पढ़ना है वेटेड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी दो ही, एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। अब आप नाम सुन के बोलो कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा नाम आपको समझाया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी हमारी है। तो एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ध्यान से देखो, तीन मेथड होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। एवरेज वाले में दो होते हैं, वन इज सिंपल, अनदर इज वेटेड। सुपर में कोई नहीं है, सुपर एक सिंपल ही है। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो, अब मेरे एक्सपीरियंस से, ये मेरे हिसाब से पूछो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो आपका यही वाला होता है। ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यही वाला मेथड होता है आपका, और एग्जाम में इसके भी पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं परसेंटेज के बताऊं तो 70% चांसेस इसके होते हैं, 20% चांसेस इसके होते हैं, और 10% चांसेस इसके होते हैं। ऐसा मत समझना कि सर ने, वो भाई साहब ने इधर 10% इधर बताया तो ये पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने सारे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे 70%। अभी जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है सीबीएसई का 2022-23 वाला, उसमें एमसीक्यू में सिर्फ पूछ रखा था एक नंबर में कि आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे थे और नीचे एमसीक्यू दे रखे थे, तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना, वो सिंपल पूछा हुआ है। एक तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, एक अगर आपसे सेपरेट पूछेगा तो 3 नंबर में पूछ सकता है, और एक 6 नंबर में। देखो, 6 नंबर में सिर्फ गुडविल आपसे नहीं पूछी जाएगी, 6 नंबर के में एडमिशन या रिटायरमेंट का आपको पता है क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई एक पॉइंट अगर आपसे वो कैलकुलेशन कराना चाहे तो एवरेज प्रॉफिट्स के थ्रू या सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेशन करा देगा। जनरली क्या करता है, गुडविल यहाँ पे डायरेक्टली गिवन। तो
तो चांसेस कहाँ कहाँ है, एक तो एमसीक्यू में पूछने के चांसेस है, एक अगर सेपरेट पूछेगा तो 3 नंबर में, और एक 6 नंबर में। अगर पहले उसने गुडविल के बारे में कुछ नहीं पूछा है तो यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है कि गुडविल कैलकुलेशन आप खुद करो और उसकी ट्रीटमेंट भी खुद ही करो। तो ठीक है, तो आज सारा फोकस जो है हम इस मेथड पे लगाने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो पेशेंस के साथ बैठे रहे। और अगर आपको मेरी आवाज धीरे लग रही है तो उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले, 1.25 पे या 1.5 पे करके देख। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा मेथड हमारा पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब देखो एवरेज में कौन सा पढ़ रहे हैं हम, सिंपल वाला पढ़ रहे हैं कि सिंपल एवरेज कैसे निकाल। अब देखो नाम में ही सब कुछ छुपा होता है, तो नाम अच्छे से पढ़ा करो आप। एवरेज, एवरेज का मतलब कि कुछ ना कुछ मिड की बात हो रही है, कुछ ना कुछ एवरेज या मिड की, आपने मीन पढ़ा होगा, ध्यान करो 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में मीन की कुछ ना कुछ बात हो रही है। और एवरेज किसका बोल रहा है, ये प्रॉफिट का बोल रहा है। एवरेज किसका बोल रहा है, प्रॉफिट का बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स का एवरेज आपसे पूछे कि 3 स्टूडेंट है, एक है राम, एक है श्याम और दूसरा है मोहन। इसके मार्क्स आए हैं 80, इसके मार्क्स आए हैं 90 और इसके मार्क्स आए हैं जस्ट फॉर एग्जांपल 40 की जगह 70 कर लो। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि तीनों के एवरेज मार्क्स बताओ, तो आप एवरेज कैसे निकालते थे कि 80 राम के हैं, 90 इसके हैं और 70 इसके हैं। और कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 3 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल करो 9 8 17 17 और 7 240 डिवाइड बाई 3 80। तो ये कह रहा है कि सबके अलग अलग ना देख के एक काम करो, एक ही बार देख लो और ये बता दो कि ऑन एन एवरेज तीनों के कितने कितने मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स आए। तो ये तीनों को रिप्रेजेंट कर देगा, कितने कितने मार्क्स आए हैं, 80। तो ऐसे आपको एवरेज क्या करना है, प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन हमें जितने भी साल का बोलेगा हम उतने साल का एवरेज कर देंगे, ऐसे सभी प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और जितने साल के प्रॉफिट को हमने ऐड किया उससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले निकालना आपको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। देखो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमें जितने साल का प्रॉफिट बोल रहा है उतने साल का ही लेना है। ये बोल रहा है कि पिछले 3 साल के एवरेज करो, वो बोल रहा है पिछले 4 साल के एवरेज करो, वो बोल रहा है पिछले 5 साल के एवरेज करो, तो उतने ही प्रॉफिट को ऐड करना है आपको, अपना दिमाग ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखाना है। और जितने साल के आपने ऐड किए उतने ही नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे हो गया, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। और फिर हम गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल के लिए सिंपल सा है कि जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसको यहाँ पे रखो एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला जो नंबर ऑफ ईयर्स है ये तो वो वाला है जितने साल का आपने प्रॉफिट ऐड किया, 3 साल का तो 3, 4 साल का ऐड किया तो 4, 5 साल का ऐड किया तो 5, 6 साल का ऐड किया तो 6। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स और साथ में क्या वर्ड लिखा है, परचेज वर्ड लिखा है। देखो इसका मतलब क्या है कि कोई ये ए बिजनेस है और यहाँ पे कोई बी बिजनेस है। ए बी को बोल रहा है आई वॉन्ट टू परचेज योर बिजनेस, ठीक है, तो बोल रहा कोई बात नहीं है, ठीक है। बेटे बी बोल रहा है कि कोई नहीं खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है मेरी मार्केट में कुछ गुडविल है, मेरी मार्केट में क्या है, कुछ गुडविल है, तो उस गुडविल के पैसे आप दो। तो ये बोलेगा बी, ए को क्या बोलेगा, बी बोलेगा कि आप मेरा बिजनेस परचेज कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरा नाम यूज करोगे तो मार्केट में आप हर साल मेरे नाम से कुछ ना कुछ क्या कमाओगे, पैसे कमाओगे। 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक तो आप मेरे नाम से पैसे कमाते रहोगे। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो और आप दुकान पे उसी का नाम रख रहे हो तो कस्टमर जो आएंगे वो बी के नाम से ही आ रहे हैं, ए के नाम से नहीं आ रहे। और जब तक उनको पता चलेगा कस्टमर को तब तक तो आते रहेंगे। ये हो सकता है किसी कस्टमर को 1 साल में पता चल गया भाई बी ने अपना बिजनेस बेच दिया तो वो अब नहीं आएगा,
किसी कस्टमर को पता चल रहा है 3 साल बाद, किसी को पता चल रहा है 5 साल बाद कि अरे बी ने तो बिजनेस बेच दिया, ए ने खरीद लिया, तो वो तब बी कहेगा तब तक आप मेरे नाम से क्या कमाते रहोगे, प्रॉफिट कमाते रहोगे। तो फ्यूचर में जब आप मेरे नाम से प्रॉफिट कमा रहे हो, उन्हीं को बोलते हैं, ये कहता है ठीक है तो जितने साल के लिए मैं आपसे प्रॉफिट कमाऊंगा आपके नाम से, उतने साल मैं आपसे क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, उतने साल मैं आपसे क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं। तो ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान रखना कि फ्यूचर में बी के नाम से आप जो भी प्रॉफिट कमाते रहोगे तो उतने ही साल उसके परचेज कर लोगे। अब ये देखो डिसाइड कौन करेगा, तो डिसाइड ये दोनों आपस म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कितने साल हम खरीद रहे। इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा 3 साल है, 4 साल है, 5 है, इतने नंबर ऑफ परचेज है, वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप डिफरेंस समझो, ये नंबर ऑफ ईयर अलग है, ये नंबर ऑफ ईयर अलग है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे एक लेकर सिखाते हैं। ठीक है, आपको निकालनी है गुडविल, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। जो ऐसा आपका लिखा होगा कि कितने ईयर परचेज है, ठीक है, और एवरेज करना है, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल का एवरेज करना है। एक साल का प्रॉफिट है 20,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है आपका 30,000, तीसरे का है 35,000 और चौथे का आप लगा लो 40,000। तो सबसे पहले काम क्या है, आप एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए चारों क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इसको इसको इसके साथ ऐड करो, देखो कितना हो जाता है, 40, 30, 70, 1,00,000, 1,20,000, 1,20,000 और 1,25,000। इसको जीरो ही कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, 40, 30, 70, 70 और 30, 1,20। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। तो ये हमने प्रॉफिट का क्या किया, टोटल किया, ध्यान से देखो। और कितने साल का किया, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे लिखा भी है 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, 30,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ चुका। ठीक है, फिर गुडविल कैसे निकालेंगे हम, जो भी एवरेज प्रॉफिट आया 30,000 उसको यहाँ पे पुट करो और नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो फर्म की जो गुडविल आई है वो कितनी आई है, 60,000 रुपए। तो फर्म की गुडविल कितनी आई है, 60,000 रुपए। तो आई होप ये तो सिंपल सा, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी कि कैसे करने। तो सिंपल सिंपल से मेथड है एवरेज, बस आपको समझने की जरूरत है कि कैसे काम करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं एक और, सीधा सीधा देखो, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वैसे आप बुक से या सैंपल पेपर किसी से पूरा पूरा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3 और गुडविल निकालनी है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का आपको करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे भी गिवन हो सकता है, यहाँ पे 2011-12 भी गिवन हो सकता है, यहाँ पे 31 मार्च लेके कुछ भी गिवन हो सकता है, बस 5 साल का आपको लेना है। तो 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब देखो ये मान लेते हैं हम 10,000 है, यहाँ पे 8,000 हो गया, यहाँ पे फिर 5,000 का नुकसान हो गया, फिर 8,000 हो गया और फिर 9,000। बताओ कोई दिक्कत है, तो क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो 10,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 लॉस है, तो इसको लॉस ही दिखाना है, ऐड नहीं करना है। ब्रैकेट का मतलब हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा उस साल का क्या है, हमारा लॉस है, तो लॉस को करना है। और डिवाइडेड बाय कितने साल है, 5 साल। तो 10, 18, 18 और 3, 21 और 9, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से करेंगे तो 6,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, उसके बाद निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट 6,000 मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो कितना आ गया हमारा 18,000। तो कितनी आ गया हमारी गुडविल, 18,000। इसमें पॉइंट क्या है, अगर किसी भी साल के अंदर लॉस है तो उसको आपको माइनस करना है क्योंकि उस साल में कंपनी को नुकसान हो गया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ एक पॉइंट और समझा देते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। देखो
क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16 भी दे रखा होता 10,000, ठीक है, और यहाँ पे 17 भी दे रखा होता 7,000, ठीक है, 2000 की बात चल रही है। और ये कह रहा है कि आपको एवरेज करना है लास्ट 5 ईयर्स का। लास्ट बोल सकता है या इसकी जगह वर्ड यूज कर सकता है प्रीवियस 5 ईयर्स। कितने का? प्रीवियस 5 ईयर का। तो प्रीवियस 5 ईयर का कितना हो जाएगा? देखो प्रीवियस का मतलब, अब देखो बिजनेस हमारा 18 में चल रहा है, तो 18 के लिए क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर? यहां से चलेंगे, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ध्यान रखना है, अगर 5 साल का बोला है तो आपको यहाँ पे चाहिए 100 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। उसने बोला पिछले 5 साल का ही करना है तो पिछले 5 साल का ही करना है, उससे पहले का कितने ही साल का प्रॉफिट क्यों ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो एवरेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है आपका। अब देखो ध्यान से, अब इसमें एक टर्म आती है एबनॉर्मल गेन और एक टर्म आएगी आपकी एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो देखो दो टर्म होती है, एक तो बोल सकते हैं नॉर्मल और एक होती है एबनॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मल का मतलब तो सीधा सीधा ये होता है कि नॉर्मली जो बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है, हमारा बिजनेस जिस चीज का ट्रेडिंग है, उसमें होने वाली चीजें, उसमें होने वाली ट्रांजैक्शन जो नॉर्मली होती है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल सेल करते हैं हम, तो नॉर्मल है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सेल तो करेंगे भाई। परचेज करते हैं, हाँ भाई बिल्कुल परचेज करते हैं। क्या टेलीफोन यूज करते हैं? हाँ टेलीफोन यूज करते हैं, उसका बिल भी आता है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं तो वही इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है। एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें तो हो गई नॉर्मल। और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल का मतलब होता है कि जो आपका बिजनेस ऑपरेशन है उसमें ना होने वाली चीजें नॉर्मली क्या होती है आपकी? एबनॉर्मल होती। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसे समझ जाओगे आप कि ये आपका कपड़ा है, ठीक है। जब आप इससे देखो क्लॉथ है, इससे आप क्या बनाते हो? शर्ट बनाते हो। तो शर्ट बनाते टाइम नॉर्मली 5% कपड़े की क्या होती है आपकी? वेस्टेज होती है नॉर्मल। इसका मतलब जब भी हम शर्ट बनाने के लिए कोई कपड़ा लेते हैं तो उसमें से देखो कुछ ना कुछ यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। तो कुछ भी डिजाइन बनाने के लिए 5% बिजनेस के अंदर नॉर्मली 5% एक पर्टिकुलर क्लोथ से वेस्टेज होता ही होता है। लेकिन एक नई इंप्लॉय को अपॉइंट किया है, वो इंप्लॉय काम कर रहा है और उसने शर्ट बनाते टाइम उस कपड़े में से 8% वेस्टेज किए। 8% क्या किए? वेस्टेज किए। अब देखो ध्यान से, नॉर्मली तो वेस्ट कितना होता है? नॉर्मली तो वेस्ट होता है 5%, लेकिन उसने वेस्ट कितना ज्यादा कर दिया? 3%। तो इस 3% को क्या बोलेंगे हम? 3% को बोलेंगे कि भाई ये एबनॉर्मल है, ये बिजनेस में होता नहीं है तो इस बार हो गया। ऐसे नहीं है कि हर बार ही आप 8% करने लग जाओगे। तो उसको सिखाया जाएगा कि भाई 8% नहीं करना है, 5% करना है। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा, उसको बताया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, जो बिजनेस के अंदर नॉर्मली हैपन होता है। और एबनॉर्मल कौन से होते हैं? जो बिजनेस के अंदर नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं होता है, जो कभी कभी हो जाता है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है? ऐसा फायदा जो कंपनी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं है, वो एबनॉर्मली हो गया कहीं से। कैसे हो सकता है भाई? देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मशीन बेची, तो सेल ऑफ मशीन, ठीक है, और उस पे आपको फायदा हुआ है, ठीक है। तो अब ये तो थोड़ी कि हर साल अपनी एसेट उठा, हर महीने एसेट उठाओगे, बेचो, इसको भी बेचो, मशीन को बेच दो, फर्नीचर को बेच दो, बिल्डिंग को बेच दो, लैंड को बेच दो, इन्वेस्ट, सब कुछ बेच मारो। तो ऐसा नहीं होता बिजनेस में। इससे होने वाला फायदा क्या होता है हमको? एबनॉर्मल गेन होता है। ऐसे अगर लॉस हो गया आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या फिक्स एसेट कोई भी होती है, तो आपका एबनॉर्मल लॉस है। जैसे कि भाई लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। अब ऐसे तो है नहीं कि बिजनेस में रोज आग लग रही है, गोडाउन में रोज आग लग रही है और उससे लॉस हो रहा है। तो कभी कभी होता है। या कोई एम्प्लॉय चोरी करके ले गया, लॉस बाय थेफ्ट बोल सकते हैं भाई, चोरी करके ले गया, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई है, तो ये कुछ हो गया आपका बेनिफिट। कभी कभी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम 2 महीने की क्या दे रहे हैं? सब्सिडी दे रहे हैं, सिर्फ 2 महीने की। 2 महीने में जो फायदा उठा लेगा उसके लिए अब नॉर्मल। ऐसे तो है नहीं कि पूरी जिंदगी चलने वाली है। ऐसे फायदे या ऐसे नुकसान जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ
बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन के रिगार्डिंग नहीं होते, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो काम क्या है यहाँ पे एबनॉर्मल, तो पहले हम देखते हैं एबनॉर्मल गेन का क्या करना है। देखो देखो अगर सीधा सीधा सुनना है तो सीधा सीधा सुनने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे या माइनस कर, तो जो सीधा सुनने वाली बात होगी कि हमें सीधा बता दो कि हमें तो रीजन नहीं जानना है कि क्या क्यों डिडक्ट होता है क्यों माइनस होता है, हमें तो लेना देना नहीं है। अब आगे की बात उनके लिए जिनको डिटेल में जानना है कि ऐसा होता क्यों है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ पे लिखते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा नेट प्रॉफिट। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया। मान लो इनकम थी हमारी 10,000 और एक्सपेंस थे 7,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 3,000। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस साल हमने कोई एसेट या मशीन को बेचा और बेचने से क्या हुआ, बेचने से हमको फायदा हो गया, तो फायदा तो हम इधर लिख लेंगे। जैसे हमने मशीन को इधर लिखा 2,000 का फायदा, तो क्या हमारा प्रॉफिट 2,000 से बढ़ नहीं जाएगा उस साल, ये कितना हो जाएगा, 5,000 नहीं हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर हमने कोई इनकम को जो अब नॉर्मली क्रिएट हुई है उस इनकम को हमने यहां लिख दिया तो क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा, तो जितनी इनकम हुई है उतने से ही प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन गुडविल निकालते टाइम जो गुडविल निकाल रहा है बोलता है कि भाई हर साल थोड़ी एसेट बेचेगा तू, अगर तू हर साल एसेट बेच ही नहीं रहा है तो प्रॉफिट में इसको बढ़ा के दिखाना भी गलत बात है। क्या है, गलत बात है, क्योंकि अगर इस मशीनरी को हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे तो जो हम गुडविल निकालने हैं वो करेक्ट गुडविल नहीं आएगी, वो ट्रू गुडविल नहीं आएगी। इसलिए हम एबनॉर्मल गिनो क्या करते हैं, उस साल के प्रॉफिट में से जिस साल में हुआ है उसी साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं कि भाई इसको हटाओ, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। तो ये इसका रीजन है। ऐसे अगर मैं एबनॉर्मल लॉस का आपको दूं एग्जांपल, तो आप समझ ही गए होंगे कि एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा, सीधा सीधा समझ ही गए होंगे जब एबनॉर्मल माइनस हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐड क्यों करेंगे, इस एग्जांपल देख लो, इनकम की 10,000, एक्सपेंस 7,000, प्रॉफिट हो गया 3,000, ठीक है। और लास्ट में जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो अचानक कोई एम्प्लॉय था जिसको हमने निकाल दिया था कि तू निकल जा, जाते जाते वो 1,000 रुपए का कोई सामान लेके चला गया, ठीक है। 1,000 का लेके चला गया, कोई सामान लेके स्टॉक के लिए उठा के लेके 2 पीस लेके गया 1,000 रुपए, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस लॉस को, क्योंकि लॉस और एक्सपेंस तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड दिखाएंगे, जैसे दिखाया तो क्या हमारा प्रॉफिट 1,000 से कम नहीं हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम हो गया लेकिन ये 1,000 जो इफेक्ट है वो किसका है, इस लॉस का है। ऐसे थोड़ी है कि हर साल हर महीने कोई ना कोई एम्प्लॉय कुछ ना कुछ उठा के ले जा रहा है, तो सेफ्टी पॉलिसी का क्या होगा बिजनेस का, तो फिर क्या बोलेंगे कि भाई ये लॉस जो है वो बिजनेस का लॉस नहीं है, ये तो ऐसे हो जाता है, तो एक काम करो इस लॉस को यहाँ से हटा दो। तो क्या कर देंगे हम, प्रॉफिट में वापस से उस लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ध्यान क्या रखना है, जिस ईयर का प्रॉफिट है या जिस ईयर का लॉस है एबनॉर्मल वाला, उसी साल के नेट प्रॉफिट में आपको ऐड या लेस करना है, ठीक है। दोबारा सुन लो, एबनॉर्मल गेन होगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस होगा तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है, और उसी साल के प्रॉफिट में ऐड करना है जिस साल का आपका लॉस या गेन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन भी कर लेते हैं छोटा सा सिंपल सा। तो देखो नंबर फिर पर चीज हम बोल देते हैं, बार बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा कि भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मार्कर पूरा यूज करना पड़ता है। नंबर फिर परचेज है 3, ठीक है। नीचे प्रॉफिट दे रखा है 2017 में है 50,000, 2018 में है 60,000, 2019 में है 1,50,000, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन, जो भी होगा वो है आपका 70,000 मान लेते, 70,000, ठीक है, माइनस नहीं इक्वल का साइन है। उसके बाद 2020 में
प्रॉफिट हो गया आपका 90,000। उसके बाद 2021 में आपका प्रॉफिट हो गया 40,000 और यहाँ पे लिखा होगा इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस रुपीज, हम मान लेते हैं 80,000। अब देखो ध्यान, आपसे पूछ रहा है कि पिछले 5 साल का आप एवरेज करो और फिर गुडविल निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे इन सबका टोटल। अब ध्यान से देखो, 50,000 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड नंबर पे कितना है? 60,000 है। अब देखो ध्यान से, 17 में 50,000, 18 में 60,000 और 19 में एकदम से 1.5 लाख हो गया। तो आपका यहाँ पे एकदम से आंख खुलेगी कि ये क्या हुआ, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, यहाँ तो प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो फिर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इस साल है कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, तो कुछ ना कुछ जो ऐसा बेनिफिट हो गया जो बिजनेस का नहीं है, तो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। तो ठीक है भाई, उस प्रॉफिट से अगर ये प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो उसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो 150 में से 70 कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना हो गया हमारा प्रॉफिट? 80,000 हो गया। उसके बाद 90,000 हो गया। फिर एकदम से आपकी आंख खुली कि ईयर बाय ईयर जो है आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और 2021 में ऐसा क्या होगा कि प्रॉफिट एकदम से कम हो गया। फिर आपको पता चला कि बिजनेस के अंदर इस साल स्टॉक या गोडाउन के अंदर आग लग गई थी, जिसकी वजह से आपका स्टॉक जल के राख हो गया था, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 80,000। तो उसने बोला यार ये तो गलत बात है कि आपने इतनी मेहनत के स्टॉक जल गया, लेकिन फिर प्रॉफिट कितना होता अगर ये नहीं जलता? तो प्रॉफिट भाई साहब 1,20,000 का होता। तो भाई इसे 20 ही कंसिडर करो, क्योंकि ये तो कभी कभी होने वाला सामान, इसने तो पूरी मेहनत की। और डिवाइड कर देंगे 5 से। पता कोई दिक्कत है? तो क्या ध्यान रखना आपको कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर तो उसको वहां से माइनस कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस अगर प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है तो उसको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। और फिर नंबर फिर से 5 फिर जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना काम तो आप खुद कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फटाफट निकाल के कमेंट में बता दो कि कितना आया होगा आपका गुडविल। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? एक चीज तो ये, तो इसी में एक चीज और सीख लो। क्या सीख लेते हैं हम? एक चीज और देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे लिख दे, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो कि 75,000 एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ₹20,000। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो 1,02,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ₹3,000। देखो देखो, अब देखो बच्चे के दिमाग में फिट कर दिया गया है, जो भी इनको पढ़ाता है जहां से भी पढ़ते हैं, कि वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। ये पढ़ाया तो ठीक होगा, देखो सब कोई ऐसा बेकार नहीं पढ़ाता, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। तो उसने पढ़ाया तो ठीक होगा, लेकिन बच्चे ने अपने दिमाग में एक चीज फिट कर ली है कि मेरे को सिर्फ ये, जैसे उसको दिखा एबनॉर्मल गेन, उसका दिमाग इतनी तेज दौड़ता है, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करना है, एबनॉर्मल लेस है तो प्लस करना है, लेकिन उसके आगे का वर्ड पढ़ना भूल जाता है कि भाई आगे का वर्ड क्या लिखा है। आगे का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसी से बच्चे के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और आपके भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि प्रॉफिट है 75,000 का, और जो एबनॉर्मल गेन हुआ था इस साल में वो एक्सक्लूडेड है, इसका मतलब इसमें शामिल नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें तो इसमें से हटाना ही था, तो इसने तो पहले हटा रखा है भाई, तो हमें यहाँ पे ज्यादा करने की दिक्कत नहीं, तो इसका कुछ नहीं करना आप। ठीक है, ये कह रहा है 1,02,000 है, लेकिन हमने इसके अंदर शामिल कर रखा है, इंक्लूडेड मतलब शामिल कर रखा है कौन सा? एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब हमने इसको डेबिट साइड में दिखा के प्रॉफिट को कम कर रखा है, इंक्लूडेड है। तो इसको क्या कर दोगे आप? यहाँ पे ऐड कर दोगे 3,000 रुपए, तो इस साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,05,000। ठीक है, लेकिन ये तो पहले से ही हटा हुआ है मेरे भाई, ये तो पहले से ही हटा हुआ है, तो कितना और हटाओगे इसमें से? तो इसका कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या चीज सीखी आपने? अगर इंक्लूडेड वर्ड लिखा है तो आपको प्लस माइनस करके देखना है, और अगर एक्सक्लूडेड वर्ड लिखा है तो इसका मतलब उसका कुछ नहीं करना है, उसने बहुत अच्छा काम कर रखा है, पहले से ऐड लेस करके हमको दे रखा है।
हमें फालतू में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ये आपने सीखी, ठीक है। अब एक चीज और आती है इस मेथड के अंदर। एक चीज क्या आएगी इसके अंदर? एक चीज आएगी रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस। रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब स्पेलिंग वगैरह थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप भावनाओं को समझो। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलर नेचर एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच इज ऑफ रेगुलर नेचर। इसका मतलब वो बार बार होती हैं, वो हर साल होते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब कैसे होते हैं हर साल? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेमुनरेशन पे कर रहे हो पार्टनर को, रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर। ऐसे तो है नहीं कि इस साल पे किया, इस महीने पे किया, अगले महीने पे नहीं करेंगे। रेमुनरेशन तो फर्स्ट ईयर में भी जाएगी, सेकंड ईयर में भी जाएगी, थर्ड ईयर में भी जाएगी, फोर्थ में भी जाएगी और फिफ्थ में भी जाएगी। बताओ कोई दिक्कत की बात है? ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। जैसे कि भाई साहब इंश्योरेंस का आपको बोल दे क्वेश्चन में, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस इस साल में भी गया है, अगले साल में भी जाएगा, उससे अगले में भी जाएगा, और उससे अगले में जाएगा, और उससे अगले में भी जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब इसका काम क्या है? देखो इसका काम क्या है, मैं सिंपल सा आपको समझाता हूं। जैसे हमने बोला कि भाई साहब 2019 में प्रॉफिट जो हुआ था फर्म को, वो हुआ था 1 लाख रुपए। ठीक है, और एक एक्सपेंस था, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कौन सा एक्सपेंस था? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। इस बार एक पार्टनर ने ट्रेवलिंग की है, हर साल नहीं करता, लेकिन इस बार बिजनेस पर्पज के लिए ट्रेवलिंग की है उसने 10,000 रुपए की, विच इज नॉट इंक्लूडेड, या बोल सकते हैं एक्सक्लूडिंग फ्रॉम प्रॉफिट्स। अब ध्यान से देखो, 2019 का प्रॉफिट हुआ 1 लाख। क्या ट्रेवलिंग एक्सपेंस बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है या नहीं है? पहले इस पे सोचो। अब ट्रेवलिंग किस पर्पज के लिए? कि बिजनेस का एक्सपेंड कर सके, बिजनेस ग्रोथ कर सके, बिजनेस की सेल्स को बढ़ा सके, इसलिए पार्टनर ट्रेवल कर रहे थे, और ट्रेवलिंग में खर्चा के 10,000। और ये कह रहा है कि इसको हमने प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या ये इंक्लूड करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? पहले तो इस बात पे फोकस करो। क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था? पहले तो इस बात पे पूरी फोकस करो। तो सीधी सी बात है, अगर बिजनेस का खर्चा है, सैलरी दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डेप्शन लगा रहे हैं, ऑडिट फीस दे रहे हैं, और भी 70 तरह के खर्चे कर रहे हैं, सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको दिखाने पड़ते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करने पड़ते हैं। लेकिन ये वाला चार्ज नहीं किया, तो आप क्या करोगे? इसको भाई इसको प्रॉफिट में से क्या करो? हटाओ, और फिर आपको दिखेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, जो भी एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट, एक्सपेंस की ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। ये हमने प्रॉफिट को क्या किया है? एडजस्ट करके देखा है, इतना प्रॉफिट आपको कंसीडर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, जो बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं नॉर्मल वाले, अगर उनको इंक्लूड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इंक्लूड नहीं कर रखा है तो उसको प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, और कुछ एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं थे, जो अभी अभी एबनॉर्मल वाले पड़े, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, अगर उनको इंक्लूड कर रखा है तो आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, अगर कोई नॉर्मल है और उसको इंक्लूड कर रखा है तो ठीक है, तो ठीक है, लेकिन कोई अगर एबनॉर्मल एक्सपेंस है और इनको इंक्लूड कर रखा है तो ठीक बात नहीं है। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगी? उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देख लो एक बार, वैसे 12th बेस पे नहीं, आगे जाओगे तो काम आएगा आपके, लेकिन अभी सीख लो। अगर नॉर्मल है, अगर नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं या बेनिफिटेड हैं, जो भी हैं एक्सपेंसेस और बेनिफिट, और एक होता है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और बेनिफिट, ये दो चीजें होती है। ठीक है, एक तो बोलेगा इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग है, और एक बोलेगा एक्सक्लूडिंग है। दोनों में क्या करना है आपको ध्यान दो। अगर कोई नॉर्मल खर्चा है, सैलरी, ऑडिट फीस, ट्रेवलिंग, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, कमीशन, और भी 70 तरह के, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
वाटर बिल, ये सब। तो ये सारे खर्चे प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इंक्लूडेड का मतलब होता है कि इनको चार्ज कर रखा है, चार्ज कर रखा है, और इसका मतलब होता है नॉट चार्ज या डिडक्टेड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो इंक्लूडेड का मतलब है ऑलरेडी माइनस हमने किए हुए हैं, तो क्या करना है, दोबारा और माइनस करना है। तो इसका कुछ नहीं करना, नो ट्रीटमेंट, इसको एज इट इज पड़े रहने दो, कुछ नहीं करना इसका। लेकिन कोई भाई साहब एबनॉर्मल खर्चा है और उसको प्रॉफिट के अंदर चार्ज कर रखा, तो अभी पड़ा है कि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या बेनिफिट को अगर चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन है तो हटा देंगे, माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो उसके अंदर वापस ऐड बैक कर देंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई नॉर्मल खर्चा है और उसको एक्सक्लूड कर रखा है, अभी तक उसको प्रॉफिट में से चार्ज नहीं किया, तो भाई साहब चार्ज करो। जैसे ये है, ये बिजनेस का खर्चा है तो प्रॉफिट में से घटना चाहिए, तो घटेगा ही घटेगा, आप घटाओ इसको। इसको क्या करेंगे, एडजस्ट आपको करना ही करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल को तो हमें पता है कि प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करना ही नहीं है। देखो हम अकाउंट, देखो ये बात समझने वाली है। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो वहां तो हम दिखाते हैं कि लॉस बाय फायर। लेकिन भाई साहब हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं गुडविल की। तो गुडविल के अंदर ये सब चीजें नहीं चलेगी। तो अगर इनको पहले से ही बाहर कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करनी है, इनको पड़े रहने दो एज इट इज क्वेश्चन में। तो ये बात आपको समझने वाली है। नॉर्मल एक्सपेंसेस है, इंक्लूड कर रखे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं कर रखे, एक्सक्लूड कर रखे हैं, तो भाई उनको एडजस्ट करो। अगर कोई एबनॉर्मल है, उसको इंक्लूड कर रखा है, तो उनको हटाओ, यहाँ से फेंको बाहर प्लस माइनस करके। और अगर नहीं कर रखे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो फेंकने ही थे बाहर, और पहले से फेंके हुए हैं तो कुछ नहीं करना है। तो ये वाला ये चीज है। अगर माइनस नहीं कर रखा तो हमने माइनस कर दिया और हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 90,000 रुपए का। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लेकिन रिकरिंग नेचर वाले में क्या करेंगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसको भी हटा देते हैं एक बार, वेट करो थोड़ा सा। यही फायदा है डिजिटल बोर्ड का और इसका। डिजिटल बोर्ड में यूं बटन दबाया, नया पेज, इसमें रब करते रहो। चलो खरीदेंगे बेटा, कोई आएगा टाइम जब। तो देखो ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 50,000 और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 60,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 70,000, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे लिखा है कि रेमुनरेशन टू पार्टनर या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम जो भी जा रहा है वो आपको ध्यान रखना। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, रेमुनरेशन टू पार्टनर लिख लो 5,000 पर एनम। अब बोलोगे पूरे साल का 5,000, तो हमें समझने के लिए लेना, तो ध्यान से करना है। कोई अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, कोई अगर नॉन रिकरिंग है, जो कभी इस साल हुआ है, क्या पता अगले साल होगा या नहीं होगा खर्चा, ठीक है। जैसे फर्म ने ऑडिट करवा ली इस बार, जरूरी नहीं है कि हर साल ऑडिट, क्योंकि फर्म के लिए कोई कंपलसरी नहीं होता कि अपनी बुक्स को आप चेक कराओ किसी से। उसने सोचा कि इस साल चेक करा लेते हम, कि कुछ दिक्कत लग रही है हमको, चेक करा लेते, हमने ऑडिट फी दे दी। जरूरी नहीं है कि अगले साल वो चेक कराए बुक्स को, जरूरी नहीं है कि उससे अगले साल भी कराए, फिर 3 साल छोड़ के फिर उन्होंने एक बार चेक करा ली। तो ऑडिट फीस कैसी होती है आपकी, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। तो इसमें क्या है, अगर आपने माइनस नहीं की हुई थी, तो जिस भी साल की ऑडिट फीस है उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन जो रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, कौन से खर्चे होते हैं, रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, तो क्या करो, ये इस साल भी होगा, सेकेंड ईयर भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, हर साल होता ही रहेगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम, इसको ऐसे नहीं करते कि 5,000 यहां से माइनस करो, फिर 5,000 यहां से माइनस करो, फिर 5,000 यहां से माइनस करो, अगर चार्ज नहीं कर रखी है तो क्या करते हैं, पहले इसका हम निकाल लेते हैं एवरेज। तो पहले क्या निकालते हैं, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50,000 प्लस 60,000 और प्लस में 70,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 7 6 13 18, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया आपका 60,000। 60,000 आएगा, हाँ 60,000। बताओ कोई दिक्कत है तो। अब जो एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसमें से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे ये रेमुनरेशन। कितनी है रेमुनरेशन, 5,000, तो कितना हो जाएगा आपका 55,000। एवरेज प्रॉफिट आप कितना कंसीडर करोगे, 55,000, और उसके बाद जो 55,000 आया है
उसके बाद कोई भी नंबर ऑफ ईयर परचेज ले लो, परचेज 2 साल है तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके गुडविल को निकाल। तो यहाँ तो देखो समझाने वाला पॉइंट क्या था, अगर कोई रिकरिंग टाइप का एक्सपेंसेस है और उसको अभी तक प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया है तो उसको हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और फिर उसको एक बार में क्या कर दो, माइनस कर दो। क्योंकि देखो पहले यहां से माइनस करोगे, फिर यहां से माइनस करोगे, फिर यहां से माइनस करोगे, फिर जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा आपका उसका टोटल करोगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, तो उसके बाद भी इतना ही आने वाला है, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है। चाहे आप करके देख लेना, सेम ही आने वाला। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था समझाने वाला। देखो अब तक जो पॉइंट समझाए गए हैं वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छे हैं, 1 नंबर में आने वाले बहुत अच्छे हैं, या 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर 3 नंबर में पूछा गया तो जाहिर सी बात है ऐसा सिंपल एवरेज प्रॉफिट में से नहीं पूछेगा, पहली बात, क्योंकि तो सिंपल सब बच्चे कर लेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखा है एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सॉरी टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर गुडविल निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये सभी कर लेंगे, तो 3 नंबर में देके फायदा क्या है, और 12th क्लास में होगा। 3 नंबर में देने के लिए वो आपको फंसाएगा, और फंसाया कैसे, अब उसका क्वेश्चन करते हैं कि फंसाया कैसे। ठीक है, जैसे बोल देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। वो लिखेगा 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है 1,20,000। ठीक है, ऐसे 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है 1,50,000। ऐसे ही 2022 का जो प्रॉफिट है वो है 1,00,000, छोड़ो सीधा करो 2,00,000। और फिर 2023 का जो प्रॉफिट है वो है 1,80,000 हम मान लें। ठीक है, इनके सामने 31 मार्च लिखा हो तो इसकी पहले वैल्यू समझो। 31 मार्च 2020 का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट, फिर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है, ऐसे सीरीज आपकी चलती है। ठीक है, ऊपर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें ही कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते। फिर नीचे क्या लिखेगा कि हमने एक मशीन परचेज की या फर्नीचर परचेज किया, इसका मतलब कोई भी एसेट परचेज की, या फिर इसकी जगह लिख सकता है कि एक मशीन थी उसमें कोई मेजर रिपेयर कराया, मतलब आधा पार्ट पूरा फॉर एग्जांपल रिप्लेस ही करा दिया, रिपेयर कराया मेजर पार्ट या रिप्लेस करा लिया, ऐसा कुछ बोलेगा। कितना रुपीज, हम मान लेते हैं रुपीज कराया 50,000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो। 50,000, ठीक है, कंसिडर्ड एज, कुछ भी बोल देगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कंसिडर्ड एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद जो मशीन की है उसके ऊपर जो, देखो ये भी ध्यान रखना है और डेट भी ध्यान रखनी है। डेट हम क्या करते हैं, ऑन 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई, और डेट भी यहाँ पे मिक्स कर देते हैं हम 2021। ठीक है, और ये बोल देगा जो मशीन हमने परचेज की है उस पे जो डेप्रीशिएशन है वो कैसा है, डेप्रीशिएशन है 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप 11th क्लास में आप 2 मेथड पढ़ के आए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में करना क्या। सबसे पहली बात तो ये पढ़ो, देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली कौन सी, एक तो इंपॉर्टेंट है ये 1 जुलाई 2021। एक इंपॉर्टेंट देखो, एक ये देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी, वहां पे पूरा क्वेश्चन लंबा लंबा लिखा है। एक तो है मशीन, और इसको कंसिडर कैसे किया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो भी रेट है वो कौन से मेथड से है, ये वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, सिर्फ ये क्वेश्चन करा के बंद करेंगे, वेटेड वाला हम नेक्स्ट
क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कोई दिक्कत है तो SLM। अब ध्यान से देखो, आपने तो परचेज की थी मशीन, ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मेजर ही बोल सकता है, ध्यान रखना। हमने क्या किया अभी के लिए, मान लेते हैं हम परचेज किए मशीन 50,000 की। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मशीन आपने परचेज की है मेरे भाई, तो आपको क्या करना था? तो हमें पता है, हमने सीखा है 11th क्लास में, क्या सीखा है कि कोई भी एसेट अगर हम परचेज करते हैं, कोई भी एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड बेनिफिट हमें देगी या बिजनेस को देगी। ठीक है, और फिर उसमें धीरे धीरे हर साल क्या लगाते रहते हैं हम, डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। ये बात समझिए आपने। लेकिन कोई अकाउंटेंट ऐसा था, बाय मिस्टेक उसने मशीन को जो 50,000 की थी, उसको उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में क्या कर लिया है, कंसिडर कर लिया। कहां कंसिडर कर लिया उसने? ट्रेवलिंग एक्सपेंस में कंसिडर कर लिया। तो यहीं से देखो सारी बात बिगड़ गई है। अब देखो क्या बात बिगड़ी है, अगर इसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस कंसिडर किया है, इसने जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, तो क्या मेरे भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस को इधर नहीं दिखाया होगा? क्या उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस को इधर नहीं दिखाया होगा 50,000 रुपए? बताओ कोई दिक्कत है तो? अगर उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस कंसीडर किया है तो मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रेवलिंग एक्सपेंस 50,000 दिखाएगा। और जैसे ही इसने यहाँ पे खर्चा दिखाया, तो क्या आपका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं हो गया होगा? क्योंकि खर्चा बढ़ा हो गया तो सीधी सी बात है, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट में से हम डेबिट माइनस करते हैं, और 50,000 हमने और माइनस किया होगा तो हमारा प्रॉफिट और कम हो गया होगा। तो क्या हमारा प्रॉफिट कम नहीं हो गया होगा? सीधी सी बात है, प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसने क्या कर दी है, गलती कर दी है। तो इसका मतलब ट्रेलिंग एक्सपेंस हमको यहाँ पे माइनस नहीं करना चाहिए था, और इसने माइनस कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, ये बताओ। कम हो गया है, तो क्या प्रॉफिट के अंदर वापस से हमको इसको 50,000 को ऐड नहीं करना चाहिए? तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो हम समझ गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दिया होगा, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम प्रॉफिट को वापस से ऐड बैक करेंगे उसके अंदर। दूसरी बात देखो, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है। पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं और यहाँ का पूरा फॉर्मेट नहीं पढ़ते हैं। यहाँ देखा 2021, तो सीधा मुंह उठा के जाएंगे 2021 में और यहाँ पे लिख देंगे 50,000 ऐड कर। भाई ना, ऐसी गलती ना करिए मेरे भाई, ऐसी गलती करेगा तो पूरा का पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा तेरी सीट का। क्या बोल रखा है, 31 मार्च 2021 को एंड हो चुका है मेरे भाई। 31 मार्च को एंड हुआ, तो जस्ट अगले दिन 1 अप्रैल 2021 को क्या नया साल शुरू नहीं हो गया होगा मेरे भाई? अगर शुरू हो गया होगा तो, और ये साल यहां से लेकर यहां तक नहीं चला होगा क्या मेरे भाई, 31 मार्च 2022 तक। इसका मतलब ये जो साल है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक नहीं चला होगा मेरे भाई। अगर चला होगा तो भाई ये डेट कंसिडर करना, 1 जुलाई है, तो क्या जुलाई अप्रैल से पहले आती है कि अप्रैल के बाद में आती है? अगर अप्रैल के बाद में आती है, इसका मतलब ये जो परचेज की है वो हमने इस साल की परचेज की है, इस साल की, ना कि इस साल की। इसको देख के मोहित नमन मोहित मत हो जाइए भाई। अगर इसको देख के मोहित हो गया तो नुकसान तेरा है, मेरा नहीं। ये बात ध्यान रखियो। तो इसका मतलब इस साल का है, तो हम क्या करेंगे, इस साल में ये वाला जो हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस कंसीडर किया वापस से भाई ऐड करो। ये तो गलती से हमने माइनस कर दिया, हमारा प्रॉफिट ही कम हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी, तो वापस ऐड करो। ऐड कर दिया, बहुत अच्छी बात। फिर एक बात सुनो कि हमने इसको वापस से मशीन कंसीडर करा दिया इस साल में। अब मेरे भाई ध्यान से सुन, जब इसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस कंसीडर किया होगा, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस के ऊपर तो डेप्रिसिएशन तो इसने क्यों लगाएगा? कोई मूर्ख ही है जो लगाएगा, है ना? ना समझी है, कोई साइंस वाला आर्ट्स वाला हो कि कॉमर्स वाला तो नहीं लगाएगा ऐसे कि ट्रेवलिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। तो ना इसने इस साल में डेप्रिसिएशन लगाया होगा, ना ही इसने अगली साल में डेप्रिसिएशन लगाया होगा। तो ठीक है, अब इसको मशीन कंसीडर कर रहे हो, तो अगर मशीन कंसीडर करते मेरे भाई, तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगाते उस साल? बोलोगे सर जी हाँ जी लगाते डेप्रिसिएशन, तो भाई डेप्रिसिएशन लगाओ ना। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम नीचे कर लेते कि भाई डेप्रिसिएशन कितना लगता। तो डेप्रिसिएशन लगता कितने में खरीद दिए मेरे भाई, 50,000 में। और डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है मेरे भाई, 12%। और यहाँ पे एक गलती करते, सीधा 12%, 6,000 ऐड करके आ जाए या माइनस करके आ जाएंगे, सॉरी ना भाई। खरीदी कब है,
1 जुलाई को, तो कितने साल या सॉरी कितने महीने बिजनेस में यूज हुई है, तो जुलाई से मार्च काउंट करो ना, तो जुलाई से मार्च कितने हो गए, 9 मंथ हो गए, तो बिजनेस के अंदर सिर्फ 9 मंथ यूज हुई है, तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, तो इसका मतलब इस साल के अंदर कितना लगेगा 45। तो डेप्रिसिएशन तो हमको लगाना चाहिए था लेकिन लगाया नहीं था, तो अब लगा देंगे या डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम डेबिट में दिखाते हैं माइनस करने के लिए। तो देखो ये जो मशीन यहाँ परचेज की है मेरे भाई, तो क्या बेटा अगली साल नहीं होगी मशीनरी, अगले साल भी तो बिजनेस में रहेगी, तो अगले साल भी तो डेप्शन लगाएंगे, और परचेज हमने इसमें की थी, तो इस साल में क्या होगा, इस साल में तो पूरे साल ही चलेगी मशीनरी, तो इस साल में पूरे 12 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, तो 12 महीने कितना हो जाएगा इसके ऊपर, एसएलएम है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, तो सीधा इसका 12% कितना है 6000, कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस बात को, कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब हमारा एडजस्ट होके प्रॉफिट कितना आया देखो ध्यान, इसमें तो कोई चीज नहीं है ऊपर वाले में, तो इसका तो 120 का 120 रह जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका तो 150 का 150 रह जाएगा, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट हुई है, 2 लाख में ऐड करेंगे 250, 250 में से 4500 माइनस कर देंगे तो 2,45,500, और इसमें से 6000 माइनस करो तो कितना जाएगा 1,74,000। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे, इसमें 150 और इसमें ये ऐड कर लेंगे और इसमें ये ऐड कर लेंगे, चारों को ऐड करेंगे, चारों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 4, क्योंकि 4 साल है। फिर जो एवरेज आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करके अपनी गुडविल निकाल लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ऐसा आपको जरूर मिल सकता है, ध्यान रखना, अगर 3 नंबर पूछेंगे तो ऐसा ही पूछते हैं, तो ऐसा ही पूछा गया है, ध्यान रखना एक बात। अब इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करके इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता WDV, देखो कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज होने वाले हो तो यहीं पे वीडियो को रोको और बंद कर दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे तो आगे देख लो, ऑन WDV मेथड, WDV का मतलब था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब ध्यान से देखो, इस साल में 50,000 की मशीनरी थी, डेप्शन कितना लगाया 4,500, तो 50,000 में से आप माइनस करो 4,500, तो वैल्यू बचती है आपकी 46,500, सॉरी 45,500। तो स्ट्रेट लाइन में तो मेरे भाई जो जिस ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके ऊपर डेप्शन लगाते हैं, लेकिन WDV में जो वैल्यू बच जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, बची हुई वैल्यू उसके ऊपर लगाते हैं। तो 50,000 फर्स्ट ईयर में थी, 4,500 का लगा, 4,500 का लगा तो वैल्यू कितनी बच चुकी है 45,500, तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 12%। ये मेथड भी आपको ध्यान रखना है। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 66 और 12 4 जा 48, 48 और 654। तो ध्यान रखना है, अगर एसएलएम होगा तो यहाँ 6000 कर देंगे सीधा 12% ऑफ 50,000, अगर WDV है तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू बच जाएगी उसका डेप्शन बनेगा 5460, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम 5460। ये बात आपको ध्यान रखनी, अगर आगे साल के प्रॉफिट गिन होते तो वहां से भी डेप्शन माइनस कर, जितने साल का दे रहे हैं डेप्शन माइनस करते हुए हम चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वाला थोड़ा नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार इसी पॉइंट से वापस से रिव्यू करके देखिए, रीसी करके देखिए, दोबारा देखो, एक बार देखने से फिर से आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में बोल दो, मैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ दूसरा मेथड बताने की कोशिश करूंगा। तो ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल वाला हमारा। अब देखो वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो आगे का वेटेड वाला नेक्स्ट वीडियो करेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।